नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉट टॉक पर। और आज हमारे शो में बेहद ही खास मेहमान आए हैं। वो शौर्य चक्र से सम्मानित हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से, और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल। उन्होंने ऑपरेशन पोलर बियर एंड ऑपरेशन मेघदूत में एज ए कैप्टन इन 1983 एंड 1984 पार्ट किया है। उनके कारण, हमारे जाबाज वीरों के कारण, हमारे भारतीय आर्मी के कारण आज सियाचिन हमारे पास है, हिंदुस्तान के पास है। तो एक बार मैं बहुत स्वागत करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी का, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी। सर, वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन माय शो। जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद सर, जय हिंद। सर, आपसे बात करी जाए और ऑपरेशन मेघदूत या ऑपरेशन पोलर बियर के बारे में बात ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो सर, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के लिए बारे में बताएं आप। ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन पोलर बियर आपने कब कब कैसे अंजाम दिया, क्या आपको चैलेंजेस आए और कैसा माहौल था उस टाइम पर? सबसे बड़ी बात ये कहना कि मैं उसमें था और मेरे कारण कुछ हुआ, ये गलत होगा, क्योंकि हम वहां पे थे, क्योंकि हम पोस्टेड थे, नंबर एक। नंबर दो, जो कुछ भी हम लोग कर पाए, मैं कहूँगा कि भारतीय जवानों की बदौलत कर पाए। कहना मेरा कि मैंने किया और मेरे को ये है, मुझे लगता है बहुत बहुत गलत होगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि जो हमारे जवान हैं और जो हमारे साहबान हैं, जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं और सीनियर ऑफिसर्स हैं, बहुत बहुत काबिल हैं और हम एक छोटा सा अपना रोल अदा करते हैं। ये है कि मैं उधर 1982 में था और जो कर्नल बुल कुमार करके, जो अभी थोड़े महीने पहले गुजर गए, एक बहुत माने हुए माउंटेनियर थे, पर्वतारोही थे, और वो जो है उनको एक जर्मन दोस्त जो उनके थे, 1978 में तकरीबन एक ऐसा नक्शा दिखाया और उस नक्शे के ऊपर जब उनसे बातचीत हुई तो तब कर्नल कुमार को ये पता चला कि जहाँ पे उनके दोस्त जो जर्मन थे और जहाँ पर्वतारोहण के लिए जा रहे थे, जिनको उन्होंने बताया, और वो इलाका तो भारत का है और नक्शे के ऊपर उसने वो इलाका पाकिस्तान दिखा रखा था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो आपका नक्शा है मुझे दिखाना। तो उस नक्शे पे उन्होंने एक पॉइंट है जो कराची एग्रीमेंट 1949 का जो कराची एग्रीमेंट है, उधर है NJ 9842 करके लास्ट पॉइंट है। उसके बाद क्योंकि वो इलाका बिल्कुल दुर्गम है, बहुत बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं, बहुत वहां पे रहना बहुत कठिन था उस वक्त, तो बिल्कुल ही कोई सोच नहीं सकता था। तो NJ 98 और उसके बाद दोनों सरकारों ने, पाकिस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार ने माना कि ये जो लाइन है उसके बाद जाती है देंस नॉर्थवर्ड, यानी उसके बाद उत्तर की तरफ। तो इस यहाँ तक कह करके उसको छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान, जैसे आपको मालूम है कि अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है। नाम सिर्फ पाकिस्तान है पर हरकतें सारी की सारी नापाक है। आज ही नहीं, 1947 से ही उसकी जो मंशा रही है पाकिस्तान की, ये भारत के साथ वो किस तरीके से उसको नीचा दिखाए, भारत के साथ किस तरीके से दुश्मनी करे, मतलब हेट इंडिया कैंपेन के आधार पर उनकी फौज खड़ी हुई है। और वो जो फौज एक वक्त भारतीय फौज ही थी, 1947 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान बना, फिर उसी फौज में से उनकी भी फौज बनी, लेकिन जो उसकी मंशा है वो नापाक और भारत के बरखिलाफ उसका नींव है। तो उस सोच से रखते हुए उन्होंने NJ 9842 जो था उसको सीधी लाइन ड्रॉ करवा दी काराकोरम पास के साथ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को वो लाइन चली गई। और पहली वो जो था NJ 9842 अमूमन जो पहाड़ों में होता है, वो पहाड़ों में क्रेस्ट लाइन या जो पहाड़ियां होती है जो कि ऊपर 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 से क्रेस्ट लाइन के आधार पर लाइन ड्रॉ की जाती है। तो ये था सोल्टोरो रिज से होते हुए ये जाता है काराकोरम 2 की तरफ, उस दिशा में। काराकोरम 2 है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़। सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट और उसके बाद है सबसे ऊंचा पहाड़ K2, उसको बोलते हैं काराकोरम 2। NJ 9842 से जो लाइन जानी थी वो जानी थी सोल्टोरो रिज के साथ साथ उस दिशा में, K2 की दिशा में। तो पाकिस्तान ने अमेरिका के जो नक्शे थे वहां पे जब हम लोगों ने जो
अमेरिका के जो दूत थे उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, तो उन्होंने अमेरिका में बोला कि बार बार भारत जो है एक तरीके से आपत्ति उठाता है कि कश्मीर के चंद एक भाग हम उनको गलती से पाकिस्तान में दिखा रहे हैं, क्योंकि भारत कह रहा है ये उनका भाग है, तो आप हमें बताइएगा ये भाग किसका है। तो वो जब अमेरिका के दूत ने अमेरिका में जाकर के अपनी जो उसको शंका थी वो पूरा करने के लिए, तो वहां से एक जो उनके जो नक्शा बनाने वाले आदमी थे, उनका नाम था हडसन करके, तो उन्होंने मैं कहूंगा कि शायद ही कह सकता हूं, क्योंकि ना उनको इस बात का पता था कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधी सोचा कि ये क्या लाइन है एनजे 9842, उन्होंने सीधी ड्रॉ कर दी, कहा काराकोरम पास। अब दोनों इसमें एक शब्द कॉमन, वो है काराकोरम। एक है काराकोरम 2 और एक है काराकोरम पास। तो काराकोरम 2 जो सल्तोरो रिज से उत्तर की तरफ जाती है और काराकोरम पास इसके बीच में आता है सियाचिन ग्लेशियर, और एक और घाटी आती है उसको बोलते हैं शक्सगम घाटी। तो ये जो चीजें हैं ये इसके बीच में आती है। तो अमेरिका ने उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान जो था अमेरिका का बहुत एक फ्रंट था, अलाय था, बहुत जबरदस्त दोस्ती थी, तो अमेरिका ने सोचा चलो पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात, ये जो नक्शे थे ये उड़ान के लिए बने थे, कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं तो आइडेंटिफिकेशन जोन के लिए, कि उनको मालूम होना चाहिए हवाई जहाज को कि यहाँ इसके आगे ये देश है और इसके यहाँ तक दूसरा देश है। तो उस मद्देनजर से मुझे लगता है कि उन्होंने वो लाइन ड्रॉ की। पाकिस्तान ने उसका पूरा फायदा उठाया। पाकिस्तान ने अब तब से लेके मैं कहूंगा कि तकरीबन 1970 से शुरू कर दे, जो तब से जब हम लोगों को इसके बारे में ज्ञान है, धीरे धीरे करके, क्योंकि पाकिस्तान 1971 की लड़ाई हारने के बाद जब 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, और जब हमने उनके 43 PW जो थे उनको वापस किए, लेकिन उनकी जो मंशा थी, जनरल जियाउल हक जब उनके राष्ट्रपति बने, जो चीफ थे, उन्होंने अपने पूरे देश को एक तरीके से रेडिकलाइज कर दिया, एक तरीके से इस्लामियत के आधार पर उस देश को खड़ा करने की ठानी और उसको धीरे धीरे उस तरफ खींचने की कोशिश की। तो पाकिस्तान ने इस इलाके में, क्योंकि बहुत अच्छे पहाड़ हैं, बहुत दुर्गम पहाड़ पर बहुत ही अच्छे, और मतलब इंसान तो कोई जाता ही नहीं है, कुछ दिखता भी नहीं है, तो उन्होंने बाहर की जो फॉरेन एक्सपीडिशंस हैं धीरे धीरे अपनी तरफ से उसको स्पॉन्सर करना शुरू किया सियाचिन ग्लेशियर के लिए, जहाँ पे बड़े बड़े अप्सरा रेंजेस और सल्तोरो कांगरी, सिया कांगरी, इस तरह के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो हैं, उनको स्पॉन्सर किया। तो इसमें जापानीज एक्सपीडिशन, अमेरिकन एक्सपीडिशन, इसके बारे में नेशनल ज्योग्राफिक, अल्पाइन जर्नल में आने लग गया। तो शक होने लगा कि पाकिस्तान कैसे इस तरीके से लोगों को अपने इलाके से स्पॉन्सर करके इधर भेज रहा है। पाकिस्तान खुद नहीं आ रहा था, उनके आर्मी के अफसर आ रहे थे उनके साथ लाइजन ऑफिसर के लिए। तो इसको बोलते हैं धीरे धीरे करके कार्टोग्राफिक एग्रेशन। एक तो एग्रेशन होता है मारकाट, लड़ाई झगड़ा दोनों देशों की, एक होता है कार्टोग्राफिक एग्रेशन, मतलब लक्ष्य के ऊपर पूरा बदली कर देना और उसके ऊपर अपना दिखाने के लिए धीरे धीरे करके विश्व में बात फैलाने की। भाई, और विश्व में भी जब अमेरिका ने इस तरह के नक्शे पाकिस्तान के फायदे में बन गए, तो अब जो पर्वतारोही थे जो उस इलाके में जाना चाहते थे, वो पाकिस्तान से वहां के आने की इजाजत मांगने लगे। तो और पाकिस्तान उनको इजाजत देने लग गया, बनस्पत कि ये इलाका था हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान से इजाजत, पर ये किसी को पता नहीं चल रहा था, और क्योंकि दुर्गम इलाका तो ये चलता रहा। और 1971 की लड़ाई के बाद शांति भी थी, ऐसे कुछ हुआ नहीं था, पाकिस्तान बिल्कुल हार गया था पाकिस्तान, तो लेकिन वो इस तरीके से धीरे धीरे उसकी हरकत शुरू थी। जब ये पता चला हम लोगों को, जो कर्नल एन कुमार को, तो उन्होंने ये बात का आर्मी हेडक्वार्टर के दायरे में लाया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आपका क्या कहना है। तो आर्मी हेडक्वार्टर को पक्का लगा ये तो पाकिस्तान जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। तो उसके बाद 1975, 76, 77 के बाद फिर पाकिस्तान ने वहां पर कोई भी एक्सपीडिशन नहीं भेजा। हम लोगों ने फिर 75 के बाद 77 में, 78 में फिर हम लोग भेजने लगे। मैं कहूँगा कि जिसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग, या 2-3 महीने के लिए उधर रहना वापस आना, इस तरह की कार्रवाइयां हम लोगों ने फिर शुरू की, क्योंकि हमारा इलाका था। तो ये जब हो रहा था, तो 1978 से जब कर्नल एन कुमार कर रहे थे, तो फिर 1982 में, 1983 में हुआ क्या, जिसे आप बोल रहे थे
उससे पहले हुआ आइबेक्स हंट, और आइबेक्स हंट के बाद हुआ पोलर बेयर। अब इसके द्वारा जिसमें मैं फिर शामिल हुआ पोलर बेयर में 1983 में, और 1982 में मैं उधर ही था, लेकिन मैं गया तो उसमें भाग नहीं लिया, पर मैं सियाचिन ग्लेशियर में गया, देख करके आया। तो क्योंकि मैंने इलाका देखा था, मुझे थोड़ी वाकियत थी, तो 1983 में मेरे को बोला गया कि आप आइबेक्स हंट की जगह पोलर बेयर इसको लेकर के जाएंगे। तो मैं कहा ठीक है। जो हमारे जो पेट्रोल लीडर थे वो बेचारे पहले भी गए हुए थे 82 में, तो किसी कारण से उनके पाँव जो है मोच आ गई, तो ये जिम्मेवारी मेरे पे आ गई कि भाई आप लेकर के, तो हम लेकर के गए। तो हमारे को 1983 में इस इलाके से वाकियत हो गई, क्योंकि अब 3-4 महीने ऊपर रहे, तो पाकिस्तान को इस बात की खबर लग गई कि हिंदुस्तान जो है इस इलाके में हरकत कर रहा है, और उसकी भी मंशा थी। और ये जो मंशा पाकिस्तान की थी, मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है इन द लाइन ऑफ फायर, कि वो उस वक्त पाकिस्तान में उनके मिलिट्री ऑपरेशन ब्रांच में थे, और उनको इस बात, वो कर्नल थे उस वक्त, और उनको इस बात का पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है। और वो क्योंकि एसएसजी में थे, तो उनको इस बात की खबर थी। पाकिस्तान ने जब सोचा कि भाई 1983 में भारत आया है, तो उन्होंने अपने भी फौज भेजी। जब हम लोग नीचे उतरे नवंबर में, तो उन्होंने भी अपनी फौज भेजी, पर वो टिक नहीं पाई, और वो उनको बहुत मुश्किल हुआ वहां पे रहना, और वो वापस चले गए। उन्होंने कहा 1984 में वो आएंगे, और तब तक उन्होंने सोचा ये वक्त जो है नवंबर दिसंबर से लेकर के अगले साल जब वो आना चाहेंगे, इस वक्त में वो यूरोप से पूरे के पूरे जो ठंडे इलाके में रहने के जो कपड़े मिलते हैं, जिससे लोग माउंट एवरेस्ट में रह सकते हैं, जो -50 डिग्री या -60 डिग्री तक सहन करने की काबिलियत, जिससे कि इंसान जिंदा रहे। क्योंकि उन्होंने देखा कि 1983 में जो उनके जवान आए थे वो रह नहीं पाए, और वो वापस चले गए। तो इस मद्देनजर तो अगले साल 84 में पाकिस्तान ने सोचा कि भारत जो है हर साल तकरीबन जुलाई अगस्त में आता है, तो वो वहां पर जाकर के मार्च या महीने में जाकर के पकड़ लेंगे। तो वहां के जो कोर कमांडर थे पाकिस्तान के, उन्होंने फिर सोचा कि भाई अगर हम मार्च में भेजेंगे उनके जवानों को, तो शायद वो मर जाएंगे और जी नहीं पाएंगे। 83 में उनको बहुत बुरा हाल हुआ और वो रह नहीं पाए। तो 84 में उन्होंने फिर जब बातचीत हुई उनके बीच में, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे करते हैं कि मई में चाहते, मार्च में ना जाकर के पहली मई को जाएंगे, जिससे कि भारत तो अगस्त सितंबर में आता है, तो मई में जब जाएंगे पूरा इलाका पकड़ लेंगे। जब भारत आएगा तो वो तो हमको देखेगा और वापस चला जाएगा, तो ये इलाका उनका हो जाएगा। अब उन्हें, जब हमें भी इस बात का ज्ञान था, उन्हें भी इस बात का ज्ञान था, तो जब हम लोगों की जो प्लानिंग हुई, उस प्लानिंग में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर ना कि अगस्त, ना कि सितंबर, ना कि जुलाई, 13 अप्रैल 1984 को जाकर के इसके ऊपर पूरा अपने जवान बिठा। और इस कारण से, क्योंकि हम 83 में गए हुए थे, मेरे साथ जो जवान थे वो भी मेरे साथ थे 84 के अंदर, तो हमें टास्क मिला, हमारे जो कंपनी कमांडर थे मेजर संधू, और लद्दाख स्काउट के जो कंपनी कमांडर थे मेजर बहुगुणा, जिनको सियाला का टास्क मिला, हमें बिलाफोंडला का टास्क मिला। सो 13 अप्रैल 1984 को हम लोगों ने फिर बिलाफोंडला जाकर के पकड़ लिया। और अब जब बिलाफोंडला पकड़ लिया, तो उसके बाद तकरीबन 3-4 दिन बहुत ही खराब मौसम था। उस दौरान बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 फुट तक कुछ नजर नहीं आ रहा। जबरदस्त तूफानी, जो बर्फीले तूफान, 100 किलोमीटर की रफ्तार वाली तूफान, और टेम्परेचर जो है तकरीबन -50 के आसपास पहुंच गए। तो ऐसी हालात में जीना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने सारे के सारे जो ठंडे इलाके में जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है, क्लोथिंग होता है, वो खरीद लिया था। तो उससे पाकिस्तान की मंशा तो जाहिर हो गई थी कि भाई पूरे विश्व में अगर यूरोप से कपड़े खरीदे हैं, तो कौन खरीदेगा? ये वही खरीदेगा जो माउंट एवरेस्ट चढ़ेगा या कुछ और उसकी है। तो उस मंशा का पता चल गया। हम लोगों ने भी कपड़े खरीदे, हम लोगों ने भी अपने जवानों को तैयार किया, और हम लोगों ने उस कपड़ों के साथ फिर 13 अप्रैल को जाकर के। अब इस बात का पाकिस्तान को पता चला तकरीबन 17 अप्रैल कि जब वो आए बिलाफोंडला के ऊपर अपना हेलीकॉप्टर लेकर के, तो हमारी नजर और उसकी नजर मिल गई। हेलीकॉप्टर का जो पायलट था
वो अब हम बैठे हुए थे 18,500 के ऊपर, तो वो जब चला अपना हेलीकॉप्टर भी उसी हाइट पे था, तो उसकी नजर हमारी नजर मिली तो वो तो घबरा गया कि ये तो हिंदुस्तान की फौज कैसे आकर के पहुंच गई, हम तो देखने के लिए आए हैं क्या हो रहा है। तो वो पीछे मुड़ा और चला गया। अब तब से लेकर के आज तक, तो मैं कहूंगा, और मुझे लगता है आज से लेकर के जिंदगी भर तक बिल्कुल सर। अब मुश्किल है कि कोई भी उस इलाके को पकड़ सकता हो। बहुत मतलब नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों के अंदर जो भी हाइट्स पकड़ ले, तो उस हाइट्स को वहां से किसी को निकालना बहुत बहुत कठिन होता है, बहुत बहुत कठिन होता है। तो अब जब पकड़ लिया हमने जोंगला, बेलाफोंडला, सियाला, अब ये जो पूरा इलाका है ये हमारे पास है। एक ही बात हम कहेंगे कि जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि सियाचिन ग्लेशियर और शक्सगम घाटी, ये दोनों पूरे एनजे 9842 डेंस नॉर्थवर्ड्स यानी से जो K2 जाता है, और काराकोरम पास को जो उन्होंने लाइन ड्रॉ की। शक्सगम घाटी को पाकिस्तान ने चीन को 1983 में तोहफे में दे दिया। और वो तकरीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दे दिया, जिसको बोलते हैं शक्सगम घाटी। उस शक्सगम घाटी में एक पास बोलते हैं खुंजरा पास, तो उस खुंजरा पास जो सड़क आ रही है उसको बोलते हैं काराकोरम हाईवे। और ये जो सड़क जिस आजकल बहुत सारी बातचीत होती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातचीत होती है, चीन के सिंकियांग प्रोविंस का होते हुए स्कार्दू गिलगित से होते हुए जो रास्ता बन रहा है जिसको CPEC बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, जो सीधा ग्वादार कोस्ट में जा रहा है, जो चीन का मंशा है कि उसको जो तेल जिसको पूरे इंडियन ओशन से जाकर के इंडो पैसिफिक में, जहाँ पे चीन को लग रहा है कि क्वाड और ऑकस करके जो ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हुई हैं, ऑकस जो है जिसका ओरिएंटेशन मिलिट्री है, क्वाड जिसका ओरिएंटेशन इकोनॉमिक है, लेकिन जिसमें शामिल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, UK ये सब शामिल, फ्रांस आ रहा है। तो अब चीन को खतरा महसूस हो रहा है अगर कि भाई जो उसका मंशा थी कि हम जो तेल हैं या जो शिपिंग है, जो जिस तरीके से चाइना साउथ चाइना सी के अंदर पूरा अपना दबदबा कर लिया है, इंडो पैसिफिक अपना दबदबा करने की कोशिश कर रही है, जिसके विस्तारवाद को लेकर पूरे विश्व में आज जबरदस्त खतरा है, और जिसके बरखलाफ पूरा विश्व आज जितने कम से कम जो लोकतांत्रिक देश हैं वो चीन के बरखलाफ खड़े हैं कि भाई आप जो मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और पूरा का पूरा आप इंडियन ओशन के अंदर या पैसिफिक ओशन के अंदर या साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं है, आप किसी को आने जाने नहीं दे रहे, आपको लगता है कि ये पूरा बैक वाटर जो है वो आपकी अमानत है, ये गलत है। आपको थोड़ा सा यकीन करना पड़ेगा कि जो UN कन्वेंशन है उस UN कन्वेंशन को पक्का उसके ऊपर ही आपने अमल करना है, पूरा विश्व अमल करता है, तो आपने भी अमल करना है, पर आप नहीं कर रहे। तो ये जो हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें और कहाँ हम शक्सगम घाटी की बात करें, खुजरात की बात करें, काराकोरम हाईवे की बात करें, तब चीन जो है उसकी मंशा थी कि शायद हो सकता है कि इंडो पैसिफिक में उसके टक्कर मिलेगी। उस टक्कर मिलने के लिए वो सोचता था कि ग्वादार में जो तेल है, ये सारा जो कश्मीर चल रहा है वो है तेल के लिए, और वो जो तेल है और ये ट्रेड रूट है, जो पूरा का पूरा जो तेल जो मिडिल ईस्ट है वो ग्वादार से होते हुए फिर नीचे पूरा इंडियन ओशन से होते हुए मलाक्का स्टेट से होते हुए फिर साउथ चाइना सी में फिर चीन को जाता है। तो वो सोच रहे थे से ही उनको ले लेंगे और उस हॉर्मुज स्ट्रेट से सीधे ग्वादार से फिर वो पाइपलाइन से खींचेंगे और पाइपलाइन से लेकर के फिर वो चीन में ले जाएंगे, या फिर गाड़ियों के द्वारा भी ले जा सकते हैं क्योंकि रास्ते बना रहे हैं। तो क्योंकि सिंकियांग प्रोविंस जो है जहाँ पे युगर जो लोग रहते हैं जो मुसलमान हैं और जो चीन के बरखलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, जिसको ईस्ट तुर्कमेनिस्तान कहते हैं, और सिंकियांग, तो ये जो है अब चीन सोच रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें क्यों चीन अपनी मंशा दिखा रहा है, क्यों पाकिस्तान की नापाक हरकतों के पीछे खड़ा है और तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए कि उसको लगता है कि जो तेल है और जो गैस है वो जो सेंट्रल एशिया है, उज्बेकिस्तान हुआ, तजाकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान हुआ, यहाँ से जो तेल आना है या गैस लेना है वो अफगानिस्तान के द्वारा गुजरेगा
और वो सिंकियांग प्रोविंस में आएगा। एकदम सिंकियांग प्रोविंस तेल या गैस आ गया फिर तो चीन की का ही है। तो है कि किस प्रकार से वो इस इलाके में दबदबा रखे। तो हम लोग जो सियाचिन ग्लेशियर में घुस गए हैं, अब वो हम लोगों ने, वो बोलते हैं ना, दोनों देशों के बीच में, हम बीच में आकर के हमने अपना झंडा गाड़ा सियाचिन ग्लेशियर। बिल्कुल सर। और अब जो ईस्टर्न लद्दाख में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से चीन विस्तारवाद कर रहा है, ईस्टर्न लद्दाख में आप देख रहे हैं कि मई 2020 से जिस प्रकार से दोनों देशों की फौजें एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला करके खड़ी हैं, टक्कर देने को तैयार हैं। तो ये सब जो है, जो चीन की मंशा है विस्तारवाद को लेकर के, चीन की नहीं मानना, मतलब कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को मानना नहीं, कोई बायलैटरल एग्रीमेंट से उनको मानना नहीं। मतलब चीन का मानना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कथनी अंतर है। तो ये ऐसे हालात में जब पाकिस्तान जो है, जो बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि एक तरीके से उसकी आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल डगमगा गई है, आर्थिक स्थिति, और उसके कारण चीन ने उसको जबरदस्त पैसे दिए हैं, जिसके कारण वो चीन के दबाव में आ गया है और चीन के इशारों पे चलता है। अब चीन के इशारों पे चलेगा तो चीन का तो वुल्फ वॉरफेयर और वुल्फ डिप्लोमेसी में काम करती है वो तो उसी माफिक से पहले कर्ज दो और उसके बाद ऊँट के माफिक है कि भाई थोड़ी सी तंबू में मुझे जगह देते हो, उसके बाद जिसका घर है उसको उजाड़ करके रख दो और उस घर को पूरा अपना ले लो। तो चीन इस है या बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने सियाचिन जैसे हमने विजय प्राप्त करी उसके बारे में बताया, तो सैल्यूट इंडियन आर्मी को, सैल्यूट हमारे जाबाज वीरों को, हमारे जवानों को, और सैल्यूट सर आपको। सर अभी आप जिनके कारण हम लोग सब कर पाए। थैंक यू धन्यवाद। अभी सर आपने जिक्र किया मलाक्का स्ट्रेट का। हमारी इंडियन नेवी अभी इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड वहां रखती है कि चाइना की पूरी ट्रेड को, अराउंड 90% जो ट्रेड है चाइना का, वो मलाक्का स्ट्रेट, अंडमान निकोबार से, मलेशिया, नीचे सिंगापुर से होता हुआ साउथ चाइना सी से जाता है, उसको चौक कर सकती है। और अगर मेरा कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे ही अगर सियाचिन को हम कैप्चर करके रखें, दौलत बेग ओल्डी को हम कंट्रोल करके रखें, तो ग्वादर पोर्ट से जो चाइना प्लान कर रहा है कि सारे रिसोर्सेज, गैस, ऑयल, ट्रेड जो रूट बनाएगा सी पैक, तो वो भी तो सर इंडिया के रडार में है, बिल्कुल हिट कर सकता है उसको इंडिया, उसको भी चौक कर सकता है। तो इसमें चाइना को, आपको लगता नहीं कि गलत कैलकुलेशन कर लिया उसने? ये ऐसे है कि ये जब लॉर्ड कर्जन होते थे, तो लॉर्ड कर्जन जब भारत के, तो उनका ये मानना था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो ब्रिटिश इंडिया में जब भी चीन अगर किसी प्रकार से लद्दाख के अंदर अगर या इस इलाके में, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था कि ऊपर रशिया का खतरा था, ये रूस जो है किसी तरीके से अफगानिस्तान के द्वारा या सिंकियांग के द्वारा भारत के अंदर ना आ जाए, उससे बचने के लिए उन्होंने महाराजा हरि सिंह और उनके जितने भी थे उनको उधर रखा था, जिससे कि एक तरीके से मैं कहूंगा कि आउटसोर्स करके सिक्योरिटी की, भाई कश्मीर के महाराजा हैं वो उस इलाके को देखेंगे, क्योंकि चीन जो है बहुत कमजोर देश था और उन्होंने सोचा कि चीन बहुत कमजोर देश है, तो उसको सिंकियांग हुआ और उस इलाके में बोला भाई आप इसकी निगरानी रखो। और अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसको बोलते हैं वॉर लॉर्ड्स, मतलब वो किसी के काबू में आने वाला नहीं है, वो अपने मन का मालिक है, और वहां पे जो लोग हैं वो बिल्कुल ही अपने बिरादरी को ही वतन मानते हैं, और वतन उनके लिए उनकी बिरादरी है, और सबके सब मुसलमान बन गए थे। पहले तो बौद्ध धर्म के थे, काफी हिंदू थे, काफी सिख थे, पर अब जब वहां के सब मुसलमान बन गए थे, तो मुसलमान तो है ही, लेकिन उनको बिरादरी का जो जज्बा है वो बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान के अंदर, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उनको मालूम था ब्रिटिश अंग्रेजों को कि यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है, तो कोई नहीं आएगा, अगर चीन को उधर लगा के रखते हैं सिंकियांग की तरफ की, रूस जो है वो वहां से नहीं आएगा, तो अपना बचाने, तो रूस तो आया नहीं, रूस बिकॉज उसके बाद तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कुछ नहीं हुआ, रूस का मतलब जो डर था वो रूस उधर से ना आया। रूस कब आया अफगानिस्तान में? 1979 में, 1979 से लेकर के 1989 तक फिर रूस भी टिक नहीं पाया, और रूस को नहीं टिक पाने के लिए फिर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अपना क्या मुजाहिदीन आए उनको निकालने के लिए। मुजाहिदीन को क्योंकि उन्होंने कार्रवाई ठीक नहीं की, फिर तालिबान आया जो और कुछ थे तो स्टूडेंट थे,
चाहे वो मुजाहिदीन थे या तालिबान थे, इनको सब के सब जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही इनको रेडिकलाइज किया गया, ट्रेनिंग दी गई, इनको उस मैं कहूँगा उस मकसद से लाया गया क्योंकि अमेरिका चाहता था कि रूस को पीछे फेंका जाए, तो वो उसके लिए मुजाहिदीन खड़ी की। और जब अमेरिका के ऊपर खुद 9/11 हुआ तब पता चला जो अलकायदा है इसको जो तरीके से सपोर्ट कर रहा है और जिस तरीके से उनको छिपा करके रखा हुआ है और एक तरीके से शरण दे रहा है, वो कौन है? वो अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान अलकायदे को है तो कौन दे रहा है? तालिबान दे रहा है। तालिबान वहां पे 1996 से लेकर के 2001 तक तालिबान की सरकार चल रही थी। वो किसके इशारों पे चल रही थी? पाकिस्तान के इशारों पे चल रही थी। तो पाकिस्तान के इशारों पे हक्कानी नेटवर्क ISI का। तो ये सारा का सारा जो खेल खेला जा रहा है ये है पाकिस्तान के द्वारा, और इस पाकिस्तान के खेल को किसी तरीके से अब विश्व को समझ में आ रहा है। और जैसे आपने कहा कि जो चीन है, अब चीन क्यों इसमें पड़ा? अब सही बात है कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चीन का जो ट्रेड है, जो वो जितना भी उसका लेन देन है और खास के एनर्जी जो है, तकरीबन 1975-77 तक चीन सेल्फ सफिशिएंट था तेल के मामले में, अपने तेल तो उसको जरूरत नहीं थी। पर अब जब चीन एक इतने जबरदस्त प्रगति की ओर बढ़ गया, तो चीन एक जबरदस्त इंपोर्टर बन गया है तेल का, और वो तेल आता है मिडिल ईस्ट से। तो उसका जो रूट है वो है, जैसे आपने ठीक कहा, इंडियन ओशन, मलाक्का स्टेट से साउथ चाइना सी से चीन के अंदर। तो ये जो रेट है, रूट जो चीन देता है और बाकी ट्रेड करता है, क्योंकि चीन ने अब इतने सालों में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है पूरा विश्व का, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो चिप्स हो, या कोई भी चीज हो, आपके खिलौने हो, सुइयां हो, कुछ भी, मतलब विश्व का एक मैन्युफैक्चरिंग हब चीन बन गया। इससे पहले जो थे डेंग जियाओपिंग, वो कहते थे चीन को कि भाई अपना दबदबा मत बताओ, अपना छुपा करके रखो और धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ते रहो। पर अब जो शी जिनपिंग आए, वो कहता है ये सब भाड़ में जाए, दुनिया को पता चलना चाहिए हम अब आ गए हैं और हमारे साथ कोई टक्कर लेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अभी जो है उनकी सोच है माओ से तुंग वाली, कि वो सोच ये है कि द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, कि हमारे पास डंडा है, हम विश्व को बताएंगे, हम विश्व के सेंटर ऑफ यूनिवर्स हैं, हमारे को कोई रोक नहीं सकता है, हम एक पुरानी परंपरा है, हम जो कहेंगे वो करेगा। 100 साल तक पूरे विश्व ने हमारे को बड़ी बेइज्जती की, ये किया, और हम लोगों को एक तरीके से ओपियम डाल करके, या हम लोगों को बहुत एक चीन की जो उनका जो मानना है कि एक बहुत पुरानी परंपरा, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन, एक बहुत सभ्यता है और उस सभ्यता को उस मकाम पर पहुंचना चाहिए। तो अब जो शी जिनपिंग है, उनका कहना है कि 100 साल उस 1949 जब से चीन का कम्युनिस्ट पार्टी आई है, और 2049 जब वो 100 साल मनाएंगे, तो ऐसा विश्व में चीन ही एक ऐसा होगा जो अमेरिका से टक्कर लेने की पूरी काबिलियत रखता है और उसको अपनी जगह दिखाने की काबिलियत। बिल्कुल, ये जो सोच है, एक ऑटोक्रेटिक देश चीन और लोकतांत्रिक देश जो बाकी हैं वो, और चीन धीरे धीरे करके छोटे छोटे देशों को खरीद रहा है। उसकी जो डिप्लोमेसी है वो अलग है, उसकी जो सोच है अलग है, कि पहले उधार दो। और वो प्रेमचंद की कहानियां याद है ना हम लोगों को, एक मुट्ठी चावल, मतलब बेचारा एक मुट्ठी चावल, देखिए वो मुट्ठी चावल वापस ही नहीं कर सका, जब मैं हार देता था, वो कहता था तूने चावल कहाँ वापस किए, तूने तो सिर्फ कर्ज अपना अदा किया जो उसके ऊपर बनता था, तो वो देता था, पर अपना कर्ज तो वापस कर। तो वो हिसाब है चीन का। तो आपका कहना ठीक है, यही रहेगा, चीन तो विस्तारवाद में ही लगा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस डिस्कशन का। अभी आपने भी ऑकस का जिक्र किया था, और ऑकस एक मिलिट्री पैक्ट है, जैसे क्वाड हमारा एक इकोनॉमी पैक्ट है, सोशलाइज वैक्सीन और डिफेंस, और एक फ्रीडम नेविगेशन साउथ चाइना सी में, और ऑकस एक्सक्लूसिवली एक डिफेंस का और मिलिट्री पैक्ट है। तो ऑकस को लेकर चाइना काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है, काफी ज्यादा अनॉयड है। तो सर आपको क्या लगता है कि चाइना इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है ऑकस को लेकर, और क्या गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर में साउथ चाइना सी में आप कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं, या इंडो पैसिफिक में कुछ इसके अगेंस्ट हो सकता है? ये बहुत ओपिनियन है।
जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बिकॉज यही एक शक है वो चीन को खा रहा है। अब ये चीन को ये शक क्यों खा रहा है? क्योंकि चीन की खुद की गतिविधियों के कारण ये सब हो रहा है। अगर चीन अपनी गतिविधियों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखता और इस तरीके से कार्रवाई ना करता जिस तरीके से उसने साउथ चाइना सी में किए हैं, पूरे पैरासेल आइलैंड हो गए, सारे के सारे में आर्टिफिशियल आइलैंड बना करके रख दिए साउथ चाइना सी में। और साउथ चाइना सी में भी उनके जो पुराने नक्शे हैं 1949 तक के अगर नक्शे देखो, क्योमिंतांग रेजिम के तक के नक्शे देखो, तो उनकी जगह थी जहां तक कि आर्टिलरी फायर करता है, यानी कि जो तोप खाना है कहाँ जहां तक फायर करता है वहां तक उनकी जगह है। तो वहां तक का तोप खाना कितना फायर करता है उस वक्त 20 किलोमीटर लगा लो। तो वो अब तो जो हम लोग होते हैं ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये जो है उतना ही एरिया है। तो जो अनक्लॉस है, जो यूएन का सिस्टम है नेविगेशन और अपना सी का, उसमें 20 किलोमीटर का है। अब तब तक है चीन ने क्या कर दिया, चीन वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ, मलेशिया के साथ, ब्रूनी के साथ, इंडोनेशिया के साथ, सबके साथ वो चीन बायलैटरल एग्रीमेंट करता है। बायलैटरल यानी कि मैं और आप, तीसरी पार्टी नहीं है। तो मैं और आप जब बातचीत करेंगे, मैं क्योंकि मेरी जो सोच है नापाक सोच है और मेरा कोई हिडन एजेंडा होता है, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ आपको क्या चाहिए। हो सकता है किसी देश को खाना चाहिए, किसी देश को पैसे चाहिए, किसी देश को कुछ चाहिए, तो वो चीन उनको देता है और 1-to-1 एग्रीमेंट में उनको दबा करके रखता है। ऐसे ही साउथ सी में इतने सालों से अगर वो हरकत कर रहा है, क्या चीन की हरकतों का विश्व को मालूम नहीं था? यह हो नहीं सकता कि विश्व को मालूम नहीं है, यह हो नहीं सकता कि अमेरिका को मालूम नहीं है, यह हो नहीं सकता कि बाकी देशों को मालूम नहीं है। इतने सारे देश जो है, वियतनाम को, फिलीपींस के साथ तो आर्बिट्रेशन भी हुआ है, उस आर्बिट्रेशन के अंदर पूरे आइलैंड तो फिलीपींस को दिए गए। इस तरह के आर्टिकल तो चीन जो है अपनी मनमानी जो है करने दी, लोगों ने करने दी। मैं कहूँगा पूरे विश्व की भी गलती है इसमें कि विश्व ने अगर उसको शुरू में ही रोका होता तो ये नौबत नहीं आती। और अगर ये नौबत है तो चीन को जब लग रहा है कि अब उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, उसको तो कोई कहने वाला है ही नहीं, तो ऑकस जो है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का जो संबंध है, ये मिलिट्री पैक्ट, यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जिसकी आप बात कर रहे थे, उस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के ये साउथ चाइना सी में जो आपका है कि आप मुझे रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स है। तो इंटरनेशनल वाटर्स चीन जो है किसी को जाने नहीं देता है। चीन का मंशा है कि अगर साउथ चाइना सी में तेल है तो वो मेरा है, अगर मछली है तो वो भी मेरी है, इसके अंदर कोई मिनरल्स हैं वो भी मेरा, मतलब सब कुछ चीन का है। और बाकी जो देश हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे देश हैं, तो चुपचाप रहते हैं। तो आसियान जो है, जिसके ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जिनमें सब देश हैं, वो क्योंकि सारे के बायलैटरल एग्रीमेंट है। बायलैटरल मतलब अगर वियतनाम और फिलीपींस दोनों को चीन से नाराजगी है तो चीन दोनों को नहीं बुलाएगा, एक एक करके बुलाएगा। हाँ वियतनाम, आप बताओ आपको क्या परेशानी है। तो जब वियतनाम की परेशानी दूर होगी फिर फिलीपींस को बुलाएगा, आप बताओ आप। अगर सारे मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रूनी, ये सब, सिंगापुर सब बैठ गए और चीन के बरकरार बात करें तो चीन बात नहीं करेगा। चीन बोलेगा मैं नहीं सबसे बात करूंगा, मैं 1 by 1 सबसे बात करूंगा। तो बायलैटरल, चीन मल्टीलैटरल में विश्वास नहीं रखता है। तो ऐसे इसमें क्या हो जाता है, विश्व को लगता है क्योंकि सिर्फ चीन का ही ट्रेड नहीं, पूरे विश्व का 50% ट्रेड वहां से गुजरता है, वो ट्रेड रूट है। तो जब चीन को अब लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अब न्यूक्लियर सबमरीन होंगी, न्यूक्लियर सबमरीन मतलब उसको वापस जाने की जरूरत नहीं, तो सालों साल वो उस ओशन के अंदर घूमने की काबिलियत है, बिकॉज उसका जो ईंधन है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर है। तो ऐसे इसमें ऑकस जो है, चीन के पास सबसे बड़ी नेवी होगी, तो उस सोफिस्टिकेटेड नेवी जिसे बोलते हैं, वो तो यूएस के पास है, वो तो यूके के पास है, वो ऑस्ट्रेलिया अब ले रहा है। अब इसके साथ फ्रांस भी अगर मिल गया, और जिस प्रकार से क्वाड के अंदर भारत भी है, भारत के साथ जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएस भी है, तो ये दोनों देशों के इंटरऑपरेबिलिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है वो भी एक मुद्दा है क्वाड का। इकोनॉमिक असिस्टेंस है, क्लाइमेट चेंज है, एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन असिस्टेंस है, वैक्सीन है, सब कुछ है क्वाड के अंदर। चाहे वो ऑकस में नहीं होगा, ऑकस तो एक मिलिट्री एग्रीमेंट है। ये अगर चीन इस साउथ इंडो पैसिफिक के अंदर मनमानी करेगा
तो ये 3 देश उसके बरखिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए चीन एकदम बौखलाहट इस से है कि मलाबार एक्सरसाइज हिंदुस्तान भी कर रहा है, और उस मलाबार एक्सरसाइज में जापान के साथ भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहा है, अमेरिका के साथ भी कर रहा है। तो मलाबार एक्सरसाइज भी है, क्वाड भी है, ऑकस भी है। तो चीन को ये लग रहा है कि सारे के सारे लोकतांत्रिक देश जो हैं वो अब चीन के बरखिलाफ खड़े हो गए हैं, और जिसमें और चीन को लगता है कि भारत और चीन पड़ोसी हैं, तो भारत ने सिर्फ चीन की तरफ देखना चाहिए। और एक वो होता है ना पंचायत में कि मैं तो चारपाई पे बैठूंगा, आप जमीन पर बैठेंगे। तो ये जो चीन की जो मंशा है, उस मंशा के साथ लड़ना और इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। और जब तक इस चीन की विस्तारवाद को हम सब मिल करके पूरे विश्व लेकिन एक बात मैं यहाँ कहूंगा कि अगर लड़ाई जो है चीन और भारत के बीच में अनबन होती है, लड़ाई झगड़ा, ये इसमें कोई भी देश नहीं आएगा भारत की मदद करने के लिए। ये हम लोगों को बहुत साफ ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख हो या जहां पे भी हमारे बाउंड्री है पूरे 3500 किलोमीटर के आसपास, उस सब को संभालना, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी हमारी जिम्मेवारी, भारत ने ही करना है। भारत ने ही चीन के बरखिलाफ में आग डाल के खड़े रहना, भारत ने ही चीन को हाथ दिखाने की हिम्मत होनी है। और अगर ये हम सोचे कि हमारी मदद में कोई आएगा, हमारी मदद कोई नहीं करेगा। हमने ही हमारी मदद, भारत ने ही सक्षम होना है, भारत ने ही चीन के खिलाफ लड़ने की पूरी काबिलियत होनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमें खुद ही लड़ना होगा और हमें खुद ही चाइना के आंखों में सामने आंखें डालकर उसको जवाब देना होगा। सर थैंक यू वेरी मच, आप मेरे शो में आए और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ऑपरेशन मेघदूत, पोलर बियर, चाइना का हेजेमनी प्लान, ऑकस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना का नेक्सस। सो एक बार सर आपका ढेर सारा स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद।